प्रिंटिंग के बारे में, ठीक है? तो आज के हमारे गेस्ट हैं हाँ। संदीप जी और मैं इनका स्वागत करता हूँ दीपक मौर्य आर्ट्स चैनल पे। तो चलिए सुनते हैं संदीप जी की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा और इसी के साथ ये अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे। इनका जो दौर रहा है, एजुकेशन सिस्टम और प्रिंटिंग का जो रिलेशन रहा है, उसके बाद से इन्होंने कहाँ से कहाँ तक की जर्नी, जो स्टार्ट से एंड तक की है, वो सब कुछ ये बताएँगे। चलिए सुनते हैं संदीप जी के बारे में। Yes. Hi, I am Sandeep Tiwari from Jaunpur, UP. और थैंक यू दीपक फॉर गिविंग मी चांस। जैसा कि यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे गेबियोर प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। और मैं पिछले 5 या 6 सालों से गेबियोर प्रिंटिंग सिलेंडर के बारे में डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग तो सबसे पहले हमारा कॉलेज से ही हमें पता चला कि प्रिंटिंग क्या होता है, कैसे होता है, मतलब प्रिंटिंग है क्या, सबसे पहले यही पता चला कॉलेज में ही जा करके। उसके पहले कुछ ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था कि प्रिंटिंग ही करना है। बट उसके बाद कॉलेज में जा करके हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि प्रिंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है। और फिर आफ्टर कॉलेज कॉलेज कैंपस हुआ, और वो भी यूफ्लेक्स लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी में। और मैंने डिपार्टमेंट जो चूज किया वो गेबियोर सिलेंडर डिपार्टमेंट था हमारा। अभी मैं इधर सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा हूँ, ओबेकान ग्राफिक सेंटर, एज ए प्रूफिंग ऑपरेटर। और मेरी जो स्टार्टिंग हुई है प्रिंटिंग की, वो सबसे पहले उसको सारा श्रेय जाएगा हमारे NRI PT कॉलेज इलाहाबाद को। और वहीं से हमने सब कुछ सीखा कि प्रिंटिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, क्या प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे जॉब है इनमें। सब कुछ हमने वहीं से सीखा स्टार्टिंग से ही। तो बेसिकली अभी जो प्रिंटिंग है वो 5 टाइप्स की होती है, और उसमें से मैं गेब्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में हूँ। और गेब्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें से मैं गेब्योर सिलेंडर डिवीजन में हूँ। और गेब्योर सिलेंडर डिवीजन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से मैं लास्ट डिपार्टमेंट प्रूफिंग में हूँ। और प्रूफिंग लास्ट में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट बन गया तो हमें उसे चेक करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, आगे चल करके ये क्या इसका बेनिफिट्स होंगे, आगे चल करके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी प्रिंटिंग में, हमारे लॉसेस कम हो, वेस्टेज कम होगा हमारा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम प्रूफिंग में चेक करते हैं, उसका डिजाइन, उसका शेप, उसके कलर्स, बारकोड वगैरह भी चेक किया जाता है यहीं पे। उसके अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हमें रीवर्क करना है तो रीवर्क करते हैं, रीप्रूफ करना है तो रीप्रूफ करते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं ये बिल्ड सिलेंडर के बारे में। तो यही सब हम तो कुछ यहाँ पर चेक करते हैं, और एक प्रिंटिंग प्रिंटिंग के लिए एक गुड क्वालिटी का सिलेंडर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं गेबियोर सिलेंडर के बारे में अभी, तो उसका कुछ इंट्रोडक्शन हो सकता है कि प्रिंटिंग के लिए बेसिकली इम्प्रेशन, इमेज कैरियर और सबस्ट्रेट, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो इमेज कैरियर जो गेबियोर प्रोसेस में यूज करते हैं, वो हम सिलेंडर एज ए सिलेंडर यूज करते हैं। और वो हमारा सिलेंडर जो बनता है वो स्टील बेस होता है स्टार्टिंग में। हमें उसमें देखना होता है कि क्या साइज है, क्या उसका किस लेंथ का हमें चाहिए, हमारी मशीन का एज ए प्रिंटिंग मशीन, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग मशीन का हम उसको जो है सिलेंडर को उसका साइज और सरकम वगैरह सब फिक्स करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम सिलेंडर बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टील बेस का ही बनवाते हैं अगर हमारे पास। और स्टील बेस के बाद फिर उसके हम आगे के प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको हम धीरे धीरे बताएंगे आप सबको। फिर उसके बाद स्टील स्टील बेस पर जब हमारा सिलेंडर बन गया तो उसका सब कुछ फिक्स हो जाता है, तो फिर हम उसको साइज डिफाइन करते हैं, क्या क्या साइज है इसका, सरकम कितना होना चाहिए। लेंथ तो ऑलरेडी डिफाइन हो गई स्टील बेस में, बट सरकम हमें बाद में डिसाइड करना होता है कि, क्योंकि अगर हमें सरकम मान लो 830 रखना है, तो उसका जो हम स्टील बेस बनाएंगे 0.5 लेस बनाएंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, गैल्वानिक प्रोसेस। तो उससे उस सबको पूरा मिला करके फिर एक हम कंफर्म साइज, एक फिक्स साइज जो हमारी होती है उसको हम
रिसीव करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि उसको एक निकल प्लेटिंग करते हैं सबसे पहले। आफ्टर सिलेंडर बेस के बाद जो है उसको निकल प्लेटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है उससे कॉपर का जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है। तो कॉपर क्या होता है, कॉपर और स्टील बेस के बीच में हमारी बॉन्डिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम निकल प्लेटिंग करते हैं। तो जिससे हमारा वो बॉन्डिंग बहुत काफी अच्छा होता है, और वो कॉपर और स्टील को दोनों को एकदम जो है फिक्स करके रखता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता, कोई किसी प्रकार का उसमें जो है समस्याएं नहीं हो पाती हैं। और उसके बाद हम कॉपर की प्लेटिंग करते हैं। तो कॉपर की प्लेटिंग मिनिमम जो है 300 माइक्रोन या मैक्सिमम जो है स्टार्टिंग करते हैं एज ए साइज के हिसाब से, हमारी क्या साइज हमें वो करना है। और उसके बाद कॉपर की प्लेटिंग करने के बाद फिर हम उसको जो है फिर से उसको सीएफएम पे भेजते हैं। एक सीएफएम प्रोसेस होता है, उस पे हमारा क्या होता है कि वो एक्यूरेट साइज को करता है, और फिर सिलेंडर की जो स्टील कॉपर होता है आपको उसको स्मूथ करके देता है, पॉलिश करके देता है प्रॉपर। उस पे कोई प्रकार का एकदम, हाँ, बबल्स ना हो, पिन होल्स ना हो, मतलब सब कुछ वहाँ पे चेकिंग होती है। क्योंकि हमारे सिलेंडर इंग्रेव होने जा रहा है तो हमें सब कुछ एक प्रॉपर पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसमें सरफेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका कॉपर का हार्डनेस कितना है, कॉपर का रफनेस कितना है। क्योंकि उसके हिसाब से वो इंक को जो है रिसीव करेगा, और फिर सबसेट पे जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, सब कुछ करेगा। तो ये सब हमारी क्वालिटी में आता है कि वो कॉपर का भी रफनेस और हार्डनेस एक्यूरेट होना चाहिए। नहीं तो इससे इम्प्रेशंस कम हो सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके बाद फिर हम इंग्रेविंग सिलेंडर में भेजते हैं उसको। सिलेंडर को जब हमारा प्रॉपर हो जाता है तो इंग्रेविंग के लिए इंग्रेविंग जो होती है उसको एक क्या नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जो एज ए डायमंड स्टाइलस से होती है। और दूसरा हमारा क्या कहते हैं इसको, लेजर, हाँ, लेजर इंग्रेविंग, हाँ, लेजर इंग्रेविंग हो जाती है। तो दोनों का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। लेजर इंग्रेविंग में क्या करना होता है कि आपको केमिकल्स वगैरह, एचिंग वगैरह, थोड़ा सा जो हमारा पुराना प्रोसेस था वो सब भी होता है, बट उसकी इंग्रेविंग ओनली लेजर द्वारा हो जाती है। बाकी इसका तो अब मशीनें हैं काफी सारी, हेल की मशीनें हैं और भी बहुत सारी मशीनें आती हैं। तो ज्यादातर यही सब यूज की जाती है, स्टैंडर्ड मशीनें ही। क्योंकि इंग्रेविंग एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो वो बाद में हम सिलेंडर को फिर कट ही करना पड़ता है, उसको हम उसको कुछ कर नहीं सकते फिर। अच्छा, यहाँ तो पे मैं पूछना इंग्रेविंग, चाहूंगा कि लेजर इंग्रेविंग और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंग्रेविंग जो बता रहे हो आप डायमंड स्टाइल से, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है कि या कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही? हाँ, नहीं, डिफरेंस होता है क्योंकि हाई डेप्थ की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, फिर जो इम्बोसिंग सिलेंडर्स होते हैं हमारे, उसके लिए हमें लेजर इंग्रेविंग करना पड़ता है। क्योंकि लेजर से हम प्रॉपर कितना भी हाई डेप्थ ले सकते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है कि मतलब, हाँ, एक प्रॉपर डिजाइन जो फाइन प्रिंटिंग के लिए करना है उसी से ही प्रॉपर अच्छा होता है, उसके लिए वो अच्छा होता है। हाँ, उसके बाद फिर इंग्रेविंग के बाद फिर हमारा क्रोम प्लेटिंग करते हैं। क्रोम प्लेटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हार्डनेस हमें चाहिए प्रॉपर, और लॉन्ग इम्प्रेशन के लिए हमारा क्या होता है, कॉपर नहीं हो पाता है, वियर नहीं कर पाता है। तो क्रोम क्या होता है, हार्ड होता है काफी, तो लॉन्ग इम्प्रेशन के लिए वो काफी अच्छा होता है। मिनिमम 1 मिलियन तो हो ही जाता है। मिनिमम हमारा जो टारगेट रहता है कि 1 मिलियन इम्प्रेशन होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। हाँ, हमारा टारगेट जो सिलेंडर का होता है कि 1 मिलियन इम्प्रेशन मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। उसके तो बाद कोई क्या इशू होने नहीं लगता है है? जब तक। जैसे 1 मिलियन आपका हो गया, उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है? हाँ, 1 मिलियन सेल्स उसके थोड़ा डिक्रीज होने लगते हैं। उसके जो सेल्स होते हैं थोड़ा डिक्रीज हो लगते हैं। हो सकता है कि किसी भी जो आपके क्या कहते हैं बैकग्राउंड सिलेंडर्स हैं, स्पेशल कलर के सिलेंडर्स हैं, तो उनमें थोड़ा सा सेल्स जो है डिक्रीज होने लगते हैं, क्योंकि वो फुल इंग्रेव्ड होते हैं ना सिलेंडर, तो उनकी डेप्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हो सकता है लाइट कुछ कहीं वेरिएशन आने लगा है या कलर का कुछ डिफरेंस हो गया। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आती नहीं है, बट काफी ज्यादा इंप्रेशन के बाद तो वही है कि आना चाहिए कुछ ना कुछ। वो इंसान भी 60 साल के बाद जो है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, फिर वो तो सिलेंडर है। वही वही तो सिलेंडर ही है ना हमारा। तो हाँ, अभी आपने बोला था स्पेशल कलर करके, बैकग्राउंड कलर नाम दिया था, थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे लोगों को स्पेशल कलर क्या? हाँ, स्पेशल कलर मतलब जैसे हमारा क्या होता है कि हमारे पास तो 4 प्रोसेस कलर है ही है, ब्लैक, सैंड, मैजेंटा, येलो।
हम ये ऐसे कलर हैं कि मतलब ये पिगमेंटेड थ्योरी पे होते हैं, तो इनसे हम सारे कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट कभी कभी होता क्या है कि जैसे कुछ कस्टमर्स हैं, जैसे उनकी नॉर्मल जॉब है तो मतलब कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, तो उनका जो कलर होता है वो 4 कलर में ही हम सेपरेट करते हैं। कलर सेपरेशन जो करते हैं वो 4 कलर में ही करते हैं। उसी में उनका बैकग्राउंड भी हो जाता है, हाफ टोन भी हो जाता है, सारे टेक्स्ट भी जो भी है उनके हो जाते हैं उसी में। बट उससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है उसमें। जरूरी नहीं कि मतलब आप बहुत बहुत मतलब बहुत तरीके से एकदम कलर सेपरेशन करना पड़ता है उसका, कि कहाँ पे क्या परसेंटेज आएगा तो वो कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। कभी कभी कलर का क्या होता है, एडजस्टमेंट नहीं होता है। कभी क्या होता है, हाफ टोन के मान लो हाफ टोन मैच कर रहे हैं तो आपका थोड़ा बैकग्राउंड इधर उधर होगा। अगर बैकग्राउंड मैच कर रहे हैं तो थोड़ा हाफ टोन का वेरिएशन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है, रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम आती है। आपके छोटे छोटे टेक्स्ट हो गए, मान लो ब्लू कलर हो गया तो सियान मेंटा से ही आएगा वो। और फिर वो सियान मेंटा से मान लो बहुत स्मॉल छोटे छोटे एकदम टेक्स्ट है या कुछ भी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन में हमारा। ट्रैपिंग इशू तो चलो कोई नहीं, वो प्रोसेस में सब कुछ है तो कोई उसका बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता है। मतलब प्रॉब्लम हमारा अगर आनी शुरू हो जाती है प्रूफिंग से ही, रजिस्ट्रेशन। हाँ, प्रूफिंग से ही हमें आ जाती है, और क्या। और मान लो हम किसी तरह प्रूफिंग में एडजस्ट करके दे दिए तो फिर प्रिंटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, उधर भी उन लोगों को काफी डिफिकल्टीज होती है, क्या है कैसा है, इसका उपाय क्या है? तो ये सब चीजें होती हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि हाँ, सेपरेशन किया जाए अच्छे से, और फिर प्रॉपर एक दो सिलेंडर अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो करना चाहिए उससे। क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक जो भी चीजें चाहिए, तो देखो अच्छा चीज चाहिए तो अच्छा पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कर सकते हैं, क्या करना है। अच्छा, तो वही उपाय है उसका। कई बार क्लाइंट जो रहते हैं वो तैयार नहीं होते हैं एक्स्ट्रा सिलेंडर लेने के लिए। हाँ, तो फिर हम अपनी डिफिकल्टीज को करते हैं, क्या करेंगे। कस्टमर से ही तो सब कुछ है ना। तो हम 4 कलर में ही प्रोड्यूस करते हैं प्रॉपर, सब तरीके से जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं। बाकी उसको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम रिवर्क करते हैं उस पर। एटलीस्ट जब तक उसे अच्छा ना लगे, जब तक वो एक्सेप्ट ना करे उस चीज को। तो यही सब करते हैं। बट क्यूसी के बारे में थोड़ा बताएंगे? जो सिलेंडर डिवीजन में क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसके बारे में, क्योंकि आपने शायद, मैंने सुना हुआ है कि आप दोनों जगह पे जॉब कर चुके हैं, क्वालिटी में भी और सिलेंडर डिवीजन में भी। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। इधर आकर के तो सऊदी अरेबिया में आकर के काफी अच्छा लगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रूफिंग में है तो प्रूफिंग में ही वर्क करें। आप कहीं पे भी जा करके कोई सा भी वर्क सीख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप उस चीज को कर सकते हैं। तो मैं इधर काफी मतलब क्यूसी भी है, एज ए क्यूसी, एज ए प्रूफिंग, एज ए केमिकल, सब कुछ करना, मशीनें सारी। अब यूफ्लेक्स में था तो मैं सिर्फ प्रूफिंग जानता था, ओनली प्रूफिंग। सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में जाता था और वहाँ डिपार्टमेंट से चला आता था सीधा घर पे। बट ना वहाँ पे मैंने कभी कॉपर मशीन मतलब प्रॉपर अच्छे से जाना, ना क्या होता है क्रोम मशीन कैसे होती है, डिक्रोम क्या होता है, इंग्रेविंग का क्या प्रोसेस है, प्रीप्रेस में क्या होता है, कैसे होता है। तो मतलब ऐसा कुछ कहीं जाने का, क्योंकि इतना काम रहता था प्रूफिंग का ही, तो उसमें ही टाइम चला जाता था। बट यहाँ पे क्या है कि मतलब एक स्टैंडर्ड है एक प्रॉपर का, क्योंकि यहाँ पे सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं। मतलब बहुत ज्यादा मैन पावर्स नहीं है यहाँ पे। हमारे पूरे डिवीजन में सिर्फ 5 लोग हैं प्रोडक्शन में, सिर्फ 5 पर्सन। हाँ हाँ, पूरा, क्योंकि सब ऑटोमेटिक है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ 2 सीएफएम, क्योंकि मैनुअल थोड़ा सा देखना पड़ता है, साइज वगैरह, वो उसके सिलेंडर का सरफेस वगैरह, और 2 प्रूफिंग हो गया। बाकी एक जो पर्सन है वो पूरा प्लांट संभालता है, वो पूरा, क्योंकि बस कंट्रोल पैनल पे आपको रहना है वहाँ पे, वहाँ सब कुछ ऑपरेट करना है। उधर से आप ऑर्डर दोगे तो ऑटोमेटिक ट्रेन जाएंगी, सिलेंडर्स को लाएंगी, वो कॉपर में करना है कॉपर करेंगी। आप एक बार प्रोसेस कर दो कि कॉपर करना है इसको, तो ऑटोमेटिक डिग्रीजिंग में ले जाएगा, डिग्रीजिंग करेगा, फिर कॉपर करेगा, फिर ऑटोमेटिक रिटर्न कर देगा ये सबको। आपने ऑर्डर दिया क्रोम प्लेटिंग का, तो हाँ सब कुछ ऑटोमेटिक उसमें एक फिक्स है। मैनुअल बहुत ज्यादा नहीं है चीजें करने के लिए कि सब कुछ मैनुअल, हाँ इंसान ही करे। सिर्फ प्रूफिंग ही है हमारा वैसे मैनुअल, तो बाकी सब कुछ हमारा ऑटोमेटिक है, क्योंकि प्रूफिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रूफिंग में बहुत सारी चीजें होती है, तो प्रूफिंग तो मैनुअल ही करना पड़ेगा कभी भी। अच्छा, बाकी सब चीजें तो हमारी ऑटोमेटिक ही होती हैं। क्यूसी के काम के बारे में बताएं। क्यूसी में भी बहुत सारा क्यूसी का मेन रोल होता है हमारे।
हाँ। किसी भी डिवीजन में, प्रिंटिंग हो या फिर सिलेंडर हो या फिर कोई भी अदर प्रोसेस हो, लास्ट प्रोसेस जो भी है आपका, तो QC क्या करता है, हमारी हर चीजों को एक बार फिर से रिवर्स चेक करता है, पूरा फिर से रीचेक करता है वो सारी चीजें। उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो सब कुछ स्टैंडर्ड बना के रखता है कि हम आपको कलर इतने % मैच करके देंगे। वो कस्टमर से उसकी एक डील हुई होती है कि हम आपको कलर इतने % मैच करके देंगे, हमारा सिलेंडर्स की रजिस्ट्रेशन 00 होगा या फिर 100% होगा, और जो भी चीजें बारकोड वगैरह हमारा कभी नहीं प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे। तो QC अहम रोल निभाता है। तो वो सब सारी चीजें हम जब प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ के बाद फाइनल जब हम अपनी तरफ से वो हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि हाँ श्योर हो जाते हैं कि अब ये सही है, तो फिर हम उस चीज को QC को ट्रांसफर करते हैं कि QC इसको एक बार फिर से रीचेक करे अपने हिसाब से। तो QC का काफी अच्छा रोल होता है। वो फिर आता है, उसको सारे उसके प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या चेक करना है उसे। सबसे पहले तो रिपीट एंड क्वाइल चेक करता है कि प्रॉपर रिपीट एंड क्वाइल है कि नहीं हमारे, क्योंकि कभी कभी होता है कि मिस्टेक्स हो जाते हैं, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है। तो सबसे पहले उसका एक प्रोसेस है कि रिपीट एंड क्वाइल चेक करे वो। फिर उसके बाद वो कलर सेपरेशन चेक करता है, कलर सारे सब ओके हैं, कलर सीक्वेंस जो है हमारे वो सब ओके हैं। कभी कभी होता है कि सियान मेजेंटा आगे पीछे या फिर कोई कलर बैकग्राउंड जो है, जो सीक्वेंस एक प्रॉपर दिया है उसके, वो कभी हो जाता है। कभी व्हाइट का क्या प्रोसेस है, व्हाइट है एक मेटेलिक है या क्या चीज है, उसको पूरा चेक करना है। जॉब हमारी कौन सी है, रिवर्स है या सरफेस है, वो सब चीजें उसे चेक करनी होती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि चलो सरफेस जॉब है उसको भी रिवर्स ही प्रूफ कर दिए, या फिर सरफेस की जॉब है उसको रिवर्स की जॉब है सरफेस पे कर दिए। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तो ये सब चीजें वो चेक करता है। और कभी कभी डिजाइन से भी प्रॉब्लम आ जाती है, सरफेस की जॉब है उन्होंने रिवर्स कर दिया, ऐसी प्रॉब्लम हमने देखा है आया है। उन्होंने रिवर्स में ही उसको कर दिया, फिर वो प्रूफ होने के बाद फिर से मतलब सरफेस ही दिखाई दे रही है, उसमें कोई वो नहीं हुआ। तो ये सब चीजें चेक करता है वो, प्रोसेस कौन सा है। फिर सबस्ट्रेट हमारा चेक करता है कि हाँ सबस्ट्रेट प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं, क्या है उसका। और कलर वगैरह तो नॉर्मली ये चेक करेगा ही, तो सबसे पहले दिखता है उसको। और इसके बाद फिर डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट हमारे क्या हैं, लाइन, पिन होल, बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं। फिर वेरिएशन वगैरह चेक करना, सरफेस डिफेक्ट हो गए सारे। फिर उसके बाद वो बारकोड वगैरह भी वेरीफाई करता है, हाँ सब कुछ ओके है। वो चेक करने के बाद मुझे सब कुछ हो रहता है। फिर उसके बाद वो टेस्ट वगैरह भी चेक करता है प्रॉपर, सारे टेस्ट। मान लो स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आगे चल के रिजेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम इधर भी आएगा। CCR होता है, NCR होता है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अच्छा, यही सब है। और आपने कुछ एक टेक्निकल वर्ड्स नाम दिए, मैं चाहूंगा कि उसको आप इतने आसान भाषा में समझाएं लोगों को कि जो प्रिंटिंग से है वो भी समझ ले और जो प्रिंटिंग से नहीं पढ़ा है वो भी समझ ले। जैसे आपने रिपीट और कॉइल बताया, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड में बताया। रिपीट एंड कॉइल, सरफेस और रिवर्स, बिल्कुल। और जो एक कलर का सीक्वेंस है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब साइन करेंगे रिपीट एंड कॉइल को, अगर आसानी से किसी को समझाना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर का क्या होता है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इतने पाउच चाहिए, जैसे मान लो उसको 1 लाख पाउच चाहिए, तो प्रिंटिंग वाला अपनी मशीनें देखता है कि हमारी मशीन किस साइज की है, 1370 की है, 1100 की है, 1200 की है, लाइक दिस। उसके अलग अलग जो है वो लेंथ होते हैं मशीनों के, और उसके हिसाब से वो सरकम हमारा जितना बड़ा पाउच रहेगा, हमारा जो पाउच का साइज है वो जितना बड़ा रहेगा, हम उतने कम सरकम के सिलेंडर्स यूज करेंगे, उतने कम सरकम के सिलेंडर्स यूज करेंगे। और हमारा पाउच जितना ही छोटा रहेगा, जैसे अगर 5 रुपीज का आप हल्दीराम ले लीजिए, तो छोटा पैकेट है, तो उसके लिए हम सिलेंडर का जो सरकम होगा वो ज्यादा बड़ा यूज कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा बड़े में क्या होगा, हमारा जो पाउच है हमारे बहुत सारे ज्यादा आएंगे एक साथ में। तो रिपीट क्या होता है कि हमारी जो सिलेंडर की सरकम होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि एक सरकम में कितने पाउच आ जाएंगे हमारे सरकम में। और जो कॉइल होती है हमारी, वो लेंथ पे डिपेंड करती है कि हमारा लेंथ कहाँ तक है, तो हम कहाँ तक उसको करेंगे, तो वो हमारा कॉइल होता है। तो जो सिलेंडर की लेंथ होती है वो कॉइल होती है, हमारा कितना पाउच आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। मान लो सिलेंडर की लेंथ पे 6 पाउच आ गए, तो वो हमारा कॉइल हो गया। और रिपीट हमारी सरकम, उसका जो है सरकम पे कितने पाउच आ रहे हैं, मान लो 1 2 3 आए, तो हमारे पूरे उसमें पाउच कितने बनेंगे, 6 × 3।
ऐसा हो, नंबर 18 हो गया हमारे। तो ऐसे ही होता है, इसको हम रिपीट और फाइल कहते हैं। तो एज ए कस्टमर, एज ए प्रिंटिंग मशीन अकॉर्डिंग टू, और ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि कैसा होता है। बहुत बड़ा पाउच है हमारा तो वो एक ही सिलेंडर पे होगा, उसको हम कम सरकम के हिसाब से जितना मतलब सरकम में वो आ जाए, बहुत बड़े बड़े 20-20 केजी, हाँ राइस वाले जैसे जॉब 20-20 केजी हो गए, 25 केजी, कोई 50 केजी के हो गए बहुत बड़े। हमारे यहाँ फ्लिप आता था कपिला पशु आहार का बहुत बड़ा सा पाउच। तो एक ही सिलेंडर पे हम उसको मतलब एक ही पाउच कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो एक पाउच के हिसाब से हम वो सिलेंडर सेलेक्ट करते हैं, सिलेंडर की साइज क्या होगी, क्योंकि अगर हम 2-3 करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, काफी बड़े हो जाएंगे वो। अच्छा, वो जो सरफेस और रिवर्स था, कलर सीक्वेंस, हाँ सरफेस, हाँ सरफेस रिवर्स। सरफेस रिवर्स की बातें करें तो सरफेस जो प्रिंटिंग होती है हमारी वो लाइट टू डार्क होती है। जो सरफेस प्रिंटिंग होती है हमारी, उसको क्या होता है कि हम उसको दोनों सबसेट पे हम प्रिंट करते हैं। जो व्हाइट, जैसे व्हाइट बीओपीपी हो गया हमारा, जो व्हाइट सबसेट है, जो ओपेक सबसेट है, उससे भी प्रिंट करते हैं। हम ट्रांसपेरेंट पे भी प्रिंट हो गया हमारा। ब्रेड का जो पैकेट होता है वो ट्रांसपेरेंट पे ही प्रिंट होना है उसका। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें व्हाइट सिलेंडर बनाना पड़ता है सबसे पहले। उसके लिए हमें व्हाइट स्टार्टिंग में रखना पड़ता है, नंबर 1 पे व्हाइट। उसके ऊपर हम सारे कलर्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। सियान हो गया, फिर स्टार्टिंग येलो हो गया, मैजेंटा हो गया, सियान हो गया, फिर जो भी उसके स्पेशल कलर्स हैं, ऐसे होता है। लास्ट में ब्लैक करते हैं। अच्छा, तो ये हमारा सरफेस प्रिंटिंग हो गया। लास्ट में ब्लैक इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्टार्ट मतलब ऊपर से ही देखना पड़ता है, सरफेस हम सामने से ही देखते हैं, सरफेस को हम रिवर्स करके नहीं देखते हैं। तो जो हमारा लास्ट ब्लैक होता है वो हमारा कंट्रास्ट लाता है चीजों में, क्योंकि हम सियान, मैजेंटा, येलो प्रिंट कर लिए तो हमें थोड़ा सा वो उसमें जो क्लियरिटी होती है, उसका जो एक प्रॉपर कंट्रास्ट होता है वो हमें प्रॉपर नहीं आएगा। बट जो ब्लैक कलर के आफ्टर ब्लैक कलर, वो उनमें पूरा कंट्रास्ट दिखेगा, उसमें क्लियरिटी दिखने लगेगी। जॉब में थोड़ा सा एक होता नहीं है, एक अच्छा लगने लगेगा एक, तो ऐसा होता है। बाकी हाँ टेक्स्ट वगैरह जो भी है अच्छे, तो ब्लैक में ही प्रॉपर है जैसा। तो इसलिए हम ब्लैक कलर को ऐसे की कलर भी कहा जाता है, इसीलिए वो जॉब का जो है वो पूरा रौनक ला देता है उसमें। CMYK है ना, CMYD नहीं होता, B फॉर ब्लैक, CMYK, K फॉर की, राइट? हाँ के, यस यस। और रिवर्स में बात करें तो रिवर्स में इसीलिए ब्लैक को पहले किया जाता है प्रिंट। ब्लैक से हमारा डार्क टू लाइट होता है, ब्लैक पहले रहेगा, फिर स्पेशल कलर रहेंगे, फिर सियान, मैजेंटा, येलो, फिर व्हाइट या विदाउट व्हाइट जो भी है। तो इसलिए करते हैं ब्लैक को पहले, क्योंकि हमें उसको सामने से नहीं देखना है। हमें हम जिधर प्रिंट करते हैं उसको फिर उल्टा करके देखते हैं रिवर्स में। तो हमने रॉन्ग रीडिंग। हाँ, ये इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, इसको सीक्वेंस सरफेस क्या है? हाँ पूछ सकते हैं, हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं, ये तो पूरा जरूरी है हमारे लिए जानना। ये हमें कॉलेज में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुनिएगा संदीप जी की, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। इसमें इन्होंने इस वीडियो में जितनी सारी बातें बताई हैं, ये सारी अभी नॉलेजेबल बातें चल रही हैं। अभी हम लोगों ने वो तो शुरू ही नहीं किया जो हमारा यादों का पिटारा जो होता है कि जो एक जर्नी होती है। आप लोग अभी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को, सीखने को मिलेगा और बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा। ये तो टेक्निकल बातें हैं जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी, और जो कि आप कहीं जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो उसके ओरिएंटेड चीजें हैं। अभी तो आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो हम लोगों का, ठीक है? तो संदीप जी, वैसे अब मैं चाहूंगा कि अब आप अपनी जर्नी अगर बताएं यहाँ से कि स्टार्टिंग से बिल्कुल कैसा रहा आपका दौर जो है प्रिंटिंग में, आप कब आए, कहाँ, किसने बताया, क्यों किया, फिर आपने यूफ्लेक्स ज्वाइन किया, फिर आपने दुबई जो आप गए, बिल्कुल जीरो से जो आपकी जर्नी रही है। बिल्कुल जीरो से बताते हैं, बिल्कुल कहाँ से आप? तो हाँ, तो इंटरमीडिएट करने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो मैंने काफी सारी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम दे रखे थे, जैसे IIIT और IIT का या IEEE था उस टाइम। तो ऐसे ऐसे हमने पॉलिटेक्निक भी दिया हुआ था, तो पॉलिटेक्निक में ही चांस मिला। तो उसके बाद फिर ट्रेड की बात आने लगी, तो मैंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के बारे में सुन रखा था। तो हमने सोचा ये सब इन्हीं में से कुछ लिया जाएगा। बट उसमें क्या हुआ था कि काफी लोग, सब लोग इसी में
जो है एडमिशन ले रहे थे, तो हमारे मामा जी हैं एक, और उन्होंने बताया है कि इलाहाबाद में प्रिंटिंग कॉलेज है, यहाँ पे भी काफी अच्छा है, सब कुछ ए टू जेड प्रॉपर, ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी ही है, तो अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो ले सकते हो फिर। तो हमने उन्हीं के कहने पे जो है ये चूज किया कॉलेज, और सबसे अच्छा बात की हमें एडमिशन भी तुरंत दूसरे दिन अलॉट हो गया कॉलेज का। तो सेकंड शिफ्ट मिला हुआ था हमें, क्योंकि रैंक तो काफी ज्यादा थी, 8,000 समथिंग थी, तो सेकंड कॉलेज ही मिल सकता, सेकंड शिफ्ट ही मिल सकती थी। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गया एडमिशन का, काउंसलिंग का, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद सब कुछ हो करके फिर एडमिशन हो गया, फिर कॉलेज आना जाना शुरू हुआ, वही सब सीनियर से मिलना, क्या करना है कैसे करना है, सब कुछ शुरू हो गया हमारा, और गुड मॉर्निंग करना, सब कुछ विश करना सबको, प्रॉपर थर्ड बटन पे रहना, बहुत सारी चीजें कॉलेज में सीखने को मिली। थर्ड बटन मीन्स आप अपनी थर्ड बटन को देखते रहिए, जब भी सीनियर बोले थर्ड बटन, तो मतलब अपनी थर्ड बटन, अपनी शर्ट की जो है थर्ड बटन जो होती है उसको देखते रहिए। तो ये सब चीजें अच्छा लगा उसमें, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, जो भी है, बट सीनियर बनने के बाद ये फील हुआ, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा होता है। हाँ और क्या, क्योंकि सीनियर बनने के बाद फिर सीनियर वाली फील आने लगी ना, जैसे उन लोगों को सीनियर वाली फील आती थी, तो वैसे ही हम लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि हाँ नहीं, जो भी करते थे थोड़ा सा सही है, उसे एक प्रॉपर एक कनेक्टिविटी बनती है दोनों से, सीनियर जूनियर के बारे में, क्योंकि सीनियर्स हैं ऑलरेडी, वो कॉलेज में आए हुए हैं, तो उनको सब कुछ पता है कैसे क्या होता है, क्या करना है, क्योंकि वहीं से हमारी जो है एक जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप होती है कॉलेज टाइम से ही, क्योंकि उसके पहले हम जैसे थे वैसे थे, कोई फर्क नहीं, कैसा भी है, बस किसी तरह पढ़ाई कर लिए, जो भी किए, मतलब एकदम फुल फ्रीडम था, कोई इशू नहीं था। बट कॉलेज में आने के बाद हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है कि क्या है, कैसा है, कैसे रहना है हमें, टेक्निकल चीजें, मैनर, कैसे हमें इंडस्ट्रीज में कैसे परफॉर्म करना है, इंडस्ट्रीज में कैसे रहना है, हमें कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं, अपनी चीजों को डेवलप कर सकते हैं, तो ये सब सारी चीजें हमें सीनियर से इसके लिए तो अब कुछ सीखने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, तो सीनियरों का जरूरी है, आप रिस्पेक्ट करें। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग मिसयूज करते हैं इस चीज को, बाकी ऐसा नहीं है, सब नहीं करते हैं, सब आपके जो भी है, तो उन्होंने काफी चीजें सिखाई भी, वो आपकी हेल्प भी करते हैं जहां तक हो सकता है, आपको नोट्स वगैरह भी, क्योंकि कॉलेज वगैरह में तो मतलब जो भी लेक्चर ही होता है, बहुत ज्यादा आपको प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जो भी चीजें हैं वो तो मतलब ऐसे लेक्चर ही बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, उसमें समझना है, सब कुछ करना है, तो सीनियर्स काफी हेल्प करते हैं, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई या जो चीजें आपको दोबारा समझनी है, तो सब सीनियर से ही हेल्प मिल सकता है ना, क्योंकि हम टीचर को नहीं कह सकते कि नहीं आप फिर से हमको बताइए, ऐसा करिए, क्योंकि वो उनको तो बहुत सारे काम हो रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, तो ये सब चीजें होता था, काफी इंजॉयफुल भी रहा कॉलेज NRIPT, उसमें बढ़िया। फिर आफ्टर 5 मंथ 2 मंथ से वो फ्रेशर फंक्शन होता है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, इसमें क्या होता है, कैसे जो कलेक्शन वगैरह पूरा सब नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फ्रेशर फंक्शन इसलिए होता है हमारा कि हमारे अंदर जो भी डर है, झिझक है, या फिर हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, हम उसको उस जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं, उस जगह पे उसको जो है अपना डर और झिझक को खत्म कर सकते हैं। और फिर सब क्या होता है कि लोग नए नए आए होते हैं स्टूडेंट उस टाइम, तो जरूरी नहीं कि सब एक दूसरे को जानते रहे, सब एक दूसरे को पहचाने बाई फेस बाई नेम। तो जो फ्रेशर फंक्शन होता है उसमें जो भी नए स्टूडेंट होते हैं उनको जो है उनको उनका इंट्रोड्यूस कराने के लिए मेन मतलब यही मतलब होता है, उनको इंट्रोड्यूस कराना है सब लोग, सभी टीचर से, सभी जो सुपर सीनियर हैं, सीनियर हैं, जो कॉलेज के लोग हैं, सब लोग नए स्टूडेंटों के बारे में जाने, कौन क्या है, कैसा है, किसके अंदर क्या टैलेंट है, किसको क्या इंटरेस्ट है, किसको कहाँ जाना है, किसको किस मोड पे कैसे क्या करना है, वो सब सारी चीजें एक इंट्रोडक्शन होता है एज ए फ्रेशर फंक्शन। अच्छा, फ्रेशर फंक्शन में भी काफी अच्छा लगता था सब कुछ। हाँ, वहाँ पे मिस्टर फ्रेशर, तो सीनियर लोग अपना नाम वगैरह लिखते, हाँ मिस्टर फ्रेशर, हाँ जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो सब कुछ, तो उसको मिस्टर फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर भी बनाया जा सकता है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि और मिस्टर फ्रेशर जो थे वो भूपेंद्र शुक्ला थे,
और ये भी होता है, हॉस्टल है, कौन डेलीगेसी है, ये भी थोड़ा इससे थोड़ा प्रकाश डालिए। होता है हॉस्टल और डेलीगेसी जो रहता है। हाँ काफी, हाँ ये सब चीजें थोड़ा सा कॉलेज में है कि जो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की तरफ से हमारे यहाँ कॉलेज की तरफ से हॉस्टल अलॉट होते हैं, उसे हैं जो मतलब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब उनको कोई एक हॉस्टल दिया जाता है, सब कुछ वहाँ पे रहता है, प्रॉपर रहना है, क्या करना है, सब कुछ। तो वही हॉस्टल होते थे। बाकी जिनका जो पास में रूम है या घर है वो अपना पास में ही रहते थे। तो यही सब होता था। थोड़ा सोचने का नजरिया भी चेंज हो रहता था, तो थोड़ा कुछ ना कुछ कभी ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता था हॉस्टल डेलीगेसी में। बट कॉलेज खत्म होने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, इंडस्ट्री में तो सब कुछ सेम हो गया। तो वो सब सोच सोच के कभी कभी याद आता है कि हम लोग भी क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। अच्छा, मतलब जितनी ज्यादा वो आर पार जो बोल सकते हैं, जो रहता है कि हॉस्टल डेलीगेसी करके, सॉरी, उतना ही इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद उतना ही ज्यादा प्यार बढ़ जाता है कि एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, एक ही रूम में, उतना ही ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। लेकिन वहां पे क्या रहता था कि वो चीजें खत्म। हाँ हाँ, तो वही है, मतलब कि जहाँ जैसा माहौल होता है वो उधर कॉलेज में है तो अलग अलग रहता था, सेपरेट होता था। उधर बताते थे ऐसा है तो ऐसा है, तो यही सब चीजें थी। वहाँ तो कंपटीशन होता था इन सब चीजों में। तो यही सब था, काफी अच्छा लगता था वैसे भी। बाद में तो अभी सोचने पे तो काफी अच्छा लगता है कि क्या लाइफ थी, जो भी था। हमेशा कंपटीशन रहता था, एक दूसरे के प्रति ये रहता था। हाँ, तो यही सब। फिर फ्रेशर फंक्शन काफी अच्छे से होता था, काफी दिन पहले से तैयारी वारी शुरू हो जाती थी अच्छे से। सबका नाम लिखा जाता था, किसको क्या करना है, कौन डांस करेगा, कौन गाना गाएगा, कौन और कुछ परफॉर्म करेगा, ये सब चीजें जो है बढ़िया की जाती थी। फिर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता था, वो जो कलेक्शन वाली बात रहती थी स्टार्टिंग में कि भाई आप दो, एक जो वसूली वाला कार्यक्रम किसी का रहता था। हाँ, वो बहुत अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग रहता था। वो किसी प्रॉपर पर्सन को दिया जाता था, हॉस्टल वालों को, हॉस्टल वाले किसी एक व्यक्ति को बोल रहे हैं भाई आप हॉस्टल से कलेक्ट करो, और जो डेलीगेसी होते थे वो अपना उनसे बोल दिया जाता था कि आप इन लोगों का कलेक्ट करके फिर प्रॉपर एक एस्टिमेट बनाया जाता था, क्योंकि खाने वाने का भी प्रोग्राम रहता था, नाश्ते का भी प्रोग्राम रहता। कलेक्शन वगैरह से हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ लोग बड़ा मजा आता है। हाँ, कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई कहता है कि नहीं मुझे नहीं आना है, मैं तो नहीं दूंगा भाई पैसे, वैसे मैं रहूंगा भी नहीं और दूंगा भी नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। नहीं, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, वही सब चीजें होती रहती है। काफी विचारधारा की जो होती है ना, वो विभिन्नता, वो सब चीजें होती रहती है। तो वही है, कुछ लोग का अपना होता रहता है, बट लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है। फिर अच्छे से प्रेशर फंक्शन वगैरह होते हैं, काफी इंजॉयमेंट होता है उसमें, बढ़िया। अपना आओ फिर स्टार्ट करो, डांस वगैरह लोग करते हैं, तो काफी इंजॉयमेंट होता है उसमें। सीटी वीटी भी बजाते हैं लोग काफी अच्छे से। फिर टीचर लोग उनको बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो। ये सब चीजें होती है। फिर एंड में बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर को भी कन्विंस कर लेते हैं कि सर आप भी एक बार। हाँ हाँ, एक बार डांस कर लीजिए साथ में। उनको भी करा लेते हैं फिर डांस धीरे धीरे। तो अभी पहले नहीं होता था, बट अभी सब लोग करते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग जब पास आउट हुए उसके बाद के, तो जो बच्चे आए काफी अपडेटेड आए हैं। तो हम लोगों ने देखा, मतलब जो वीडियोज आई, पिक्चर आई, मतलब उसमें देखा सब कुछ एक प्रॉपर वे में अपडेटेड हो गए हैं सब कुछ। हाँ, नहीं तो पहले तो वैसे ही सिस्टम था सब। और नहीं, अनादि बेटी कॉलेज बहुत अच्छा है काफी। तो कोई अगर जैसे आके वहाँ पे एडमिशन लेना चाहे तो क्या बोलोगे आप? जो सब्जेक्ट है वो, अगर इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो ले सकता है, काफी अच्छा कैरियर है सब चीजों में। उनका इंटरेस्ट है प्रिंटिंग में, और नहीं भी इंटरेस्ट है, अगर उन्हें एक जॉब के उन्हें डिप्लोमा करना है तो प्रिंटिंग मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। ठीक, एडमिशन अगर किसी को भी XYZ कुछ भी कैसे भी अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप प्रिंटिंग में एडमिशन ले सकते हैं। प्रिंटिंग का काफी अच्छा स्कोप है, और आप इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कहीं पे भी जा करके अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, एक अच्छा सब कुछ, एक प्रॉपर जो भी है। क्योंकि बहुत सारी MNCs कंपनी है इसकी। नहीं, प्रिंटिंग एक अच्छा जो है हमारा टेक्निकल सिस्टम है। और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डिजाइन या फिर प्रिंटिंग प्रोसेस या इंक वगैरह में या कुछ ऐसी चीजों में अगर इंटरेस्ट है
इंटरेस्ट है तो वो तो ऑलरेडी लेना चाहिए उसे एडमिशन। और भी अगर आपको लगे कि हाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या ऐसी कोई बहुत सारी ट्रेडें हैं जिनमें बहुत सारे एडमिशन हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं या कुछ भी, तो सेम सेम फील्ड भी प्रिंटिंग का भी है। प्रिंटिंग में भी काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छी कंपनीज है। इसके भी बहुत छोटे और छोटे से लेकर के बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं है कि नहीं क्या है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि प्रिंटिंग में क्या है, पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे। क्योंकि गांव वगैरह में या फिर वैसे ही, क्योंकि एडमिशन जो पॉलिटेक्निक में लेते हैं लोग, गाँव से लोग लेते हैं, या फिर जो पॉलिटेक्निक का जो एक स्टैंडर्ड होता है वो हमारा वही रहता है। तो हमें पता नहीं रहता, हमें लगता है कि बस वही सिल्क स्क्रीन या फिर जो लेटर पेज गाँव वगैरह में वो कार्ड वगैरह छापते हैं, चिट्ठी वगैरह, वही सब लगता है ऐसा। बट ऐसा नहीं है, प्रिंटिंग काफी बड़ा, हमें कॉलेज के बाद निकलने के बाद पता चला कि काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है, काफी बड़ी चीजें हैं। क्योंकि इसमें एक बार ही इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं प्रिंटिंग में। क्योंकि आप अगर 1 kg इंक में काफी ज्यादा इंप्रेशन कर सकते हैं, तो प्रिंटिंग में काफी चीजें होती हैं, काफी मार्जिन बेनिफिट्स होते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज को। हाँ बहुत ज्यादा है, एक बार आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बट उसके बाद काफी ज्यादा इससे प्रॉफिट्स हैं, काफी ज्यादा इसमें बहुत सारी, इसके रॉ मटेरियल तक, इसके जो आपके स्क्रैप मटेरियल भी होते हैं वो भी जो है प्रॉफिट्स में ही होते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे क्या हुआ, कॉपर का जो कॉपर कटिंग हम करते हैं तो वो भी हमारा स्क्रैप में अच्छा खासा जाता है। तो बहुत सारी चीजें, इसका कोई चीज वेस्ट नहीं होता है। अब प्रिंटिंग में ये प्रिंटिंग जो चीजें, जैसे जितने भी मतलब प्रिंटिंग का जो कभी डिफेक्ट आ गया या रिजेक्ट हो गया, वो सब चीजें भी बिक जाती हैं। हाँ, वो कभी रेलवे ट्रैक कोई पे नहीं। जाओ, और आजकल रेलवे स्टेशन वगैरह पे 10-20 रुपए रेलवे की पन्नी स्टेशन पे आप बिकती रहती है। जाइए, 10-20 रुपए वो होता है, वही प्रिंटिंग के डिफेक्ट्स होते हैं उसमें, और क्या। और अभी तो रिसाइकिल भी शुरू हो गया है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जैसे यूफ्लेक्स हो गया या फिर और हमारी इंडस्ट्रीज है, तो ये सब भी रिसाइकिल भी शुरू कर दी है, उसका उसका रिसाइकिल भी हो सकता है काफी अच्छे से। तो हमारा वेस्टेज भी नहीं होता है। मतलब अब पेपर है, जैसे पेपर क्या हुआ, यूज हुआ, जो हमारी पैकेजिंग होती है, जो ऑफसेट पैकेजिंग है, उसका फोल्डिंग कार्टून के जो सिस्टम्स होते हैं, वो पेपर यूज हुए, फिर अगेन रिटर्न आ गया इस स्क्रैप में, फिर से उसको हम जो है थोड़ा सा रिसाइकिल कर करके फिर से नया पेपर बना देते हैं। तो मतलब वेस्टेज कहीं नहीं है हमारा प्रिंटिंग में। जो भी चीजें हम स्क्रैप से स्क्रैप चीजें को हम यूज कर सकते हैं, तो मतलब काफी अच्छा स्कोप है। और आप स्टार्टिंग से तो एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, लेकिन बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको जो है अच्छा फ्यूचर रहेगा आपका, आपको पैसे भी मिलेंगे, फैसिलिटीज भी मिलेंगी। काफी अच्छा सिस्टम है हर जगह। यहाँ पे भी जैसे ही है, तभी कंपनी अपना रहने को भी देती है, खाने का भी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, मेडिकल आपका है, मेडिकल कार्ड है, आप जो आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो कुछ भी हो, आप उससे जा करके अपना दवा करा सकते हो। कोरोना का कोई इलाज वहाँ पे हो जाएगा? 12% या 10% मेडिकल वालों के लिए कोरोना का भी इलाज? कोरोना तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्री है ना, कोरोना तो हाँ नहीं नहीं, हाँ सबका है, सऊदी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी फ्री करके रखी है, बट आपका मेडिकल कार्ड भी वैल्यू है उसमें, उसमें कोई वो नहीं है, ऐसा सिस्टम है। हाँ अभी सब ऑनलाइन है। हाँ बट सऊदी गवर्नमेंट ने भी आपको फ्री कर रखा है कि कोरोना का भी कोई पेशेंट है उसका इलाज फ्री में ही होगा, उसमें कोई चार्ज नहीं, उसकी कोई आईडी नहीं पूछी जाएगी, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अगर उसको थोड़ा सा भी है, वो डायरेक्ट जा करके किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जा सकता है। तो काफी अच्छा है यहाँ का सिस्टम, कोई इशू नहीं है। और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी रहती है, जैसे 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 आपका जो है प्रमोशंस हो गए, जैसे जैसे आपके जो है डेवलप होंगे सब चीजें, नॉलेज वगैरह का, तो आपको फैसिलिटीज भी कंपनी देगी और कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करेगी। तो काफी अच्छा फ्यूचर है, हमारे काफी सीनियर्स अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। तो एज ए प्रिंटिंग डिप्लोमा होल्डर सिर्फ पूरा प्लांट संभाल रहे हैं। अच्छा, पूरा यहाँ सब कुछ देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जो लोग डिप्लोमा को केवल हल्के में लेते होंगे, ये तो पॉलिटेक्निक है, लोग कितनी ज्यादा सैलरी हल्के में लेते हैं, अर्न कर रहे हैं, आप प्लीज बताएं कि उनकी सैलरी क्या होती होगी, सिर्फ डिप्लोमा की है और एक्सपीरियंस है उनके पास। सिर्फ डिप्लोमा होल्डर लगभग 5 लाख 2 लाख 3 लाख पर मंथ अर्निंग है उनकी, प्लस उनकी फैसिलिटीज भी हैं काफी अच्छा, उनको टेलीफोन बिल्स, उनका जो है व्हीकल्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन, CADA, उनको सब मतलब सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ऐसे कर सकते हैं। बट हाँ थोड़ा टाइम लगता है, हमारे यहाँ की है और ACM है, पूरा प्लांट देख रहे हैं, पूरा प्लांट हेड है, तो मतलब
हालांकि उन्होंने आगे स्टडी की है, हाँ, बट स्टार्टिंग उन्होंने डिप्लोमा से ही किया है आगे। हाँ, लोग पैरेलल में बट बीटेक कर स्टार्टिंग जो लेते है हैं, एमबीए कर लेते हैं पैरेलल में। काफी उन्होंने डेवलप किया अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एडमिशन ले और अच्छा स्कोप है इसके बारे में, पूरा डिटेल जाने, सब कुछ तरीके से समझें, उसके बाद एडमिशन ले और फिर उस पर जो है प्रॉपर फोकस करें। हाँ, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, उनकी सब कुछ डेवलप करें, अपना पर्सनालिटी क्या है, टेक्निक्स क्या है, कौन से प्रोसेस में क्या करना है, कैसे जाना है, और फिर फील्ड अच्छे से चुन करके ही फिर आगे वो अब मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, डिजाइन में भी जा सकते हैं, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जाने के लिए। हाँ, उनका जैसा भी, उनको जो भी अच्छा लगे, जहाँ भी उनको प्रॉपर लगे, सभी फील्डों में अच्छा फ्यूचर है, सभी जगहों पे अच्छा काम है, अच्छा परफॉर्मेंस कर, जितना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतने अच्छा स्कोप रहेगा आपके लिए। अगर आप प्रोडक्शन में तो ये ना सोचे कि हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो सब कुछ सीखना ही पड़ेगा ना। आप अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप अपने जूनियर्स को क्या बताएंगे, अपने नीचे वाले को क्या बताएंगे, सब कुछ आपको नॉलेज ही नहीं रहेगी। मान लो आपको जाते ही, मान लो आपको वहाँ का जो है मशीन इंचार्ज बना दिया गया, या फिर शिफ्ट इंचार्ज बना दिया गया, या फिर एज ए मैनेजर बना दिया गया, तो आप जब खुद ही नहीं जानेंगे कुछ सब चीजें, तो आप उसको कैसे बताएंगे अपने को, आप क्या डिसीजन लेंगे, आप कैसे उन चीजों को समझेंगे। आपको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता ही नहीं है मशीन कहाँ से ऑपरेट हो रही है, मशीन को मतलब कहाँ से प्रॉब्लम आएंगी, मशीन में क्या क्या चीजें स्टैंडर्ड रखनी है हमें, सब चीजें स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन रहेगा, कलर का क्या प्रोसीजर है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से ही आता है, क्योंकि थ्योरी से कभी नहीं आएगी। प्रिंटिंग एक इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप जब तक उस चीज को अपने खुद से नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं सीख सकते। आप सिर्फ थ्योरी बहुत ही आपको अच्छी नॉलेज आया जा रहा था। अगर आप आपको डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट आपको अगर एज ए बिग पोजीशन दे दी जाए तो आप सब कुछ नहीं हैंडल कर सकते, तो इसके लिए एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो आप सब कुछ सीखेंगे, सब जानेंगे, सारी टेक्निकल नॉलेज लेंगे आप मशीनों के बारे में, सब चीज़ के बारे में, कैसे वर्क होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन रखने हैं हमें। जब आप सब चीजें जान जाएंगे तो धीरे धीरे अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो आप सब चीजें हैंडल कर सकते हैं, आप प्रॉपर एक वे से, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ प्रॉपर नॉलेज भी रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आपके अंदर एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि आप मतलब क्या चीजें हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व करना है। आप किसी को भी बता सकते हो, आप किसी को भी समझा सकते हो, और आप आगे के लिए कुछ सोच सकते हो, एक नया आइडिया, अगर ये चीजें ऐसी हैं, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा और अच्छा होगा, कंपनी के लिए बेनिफिट क्या होंगे, क्या नुकसान, कैसे वेस्टेज को कम करना है, ये सब चीजें अगर हम स्टार्टिंग से सीखेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो इंक में क्या करना है तो हमें कम आ रहा, कम वेस्टेज हो, सबस्ट्रेट को कैसे मेंटेन रखना है, मशीन में ब्रेकडाउन ना हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस बनाना बहुत जरूरी है, अगर वो आपके अंदर आ गया तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे लोग पास तो कर लेते हैं डिप्लोमा, उसके बाद से उनके मन में आता है, एक कंफ्यूजन सा बना रहता है कि वो फ्लेक्सो ज्वाइन करें, ग्रेव्योर ज्वाइन करें, ऑफसेट में जाएं या डिजिटल ज्वाइन करें, और उनके मन में एक और चीज चलता रहता है कि इसमें कैरियर ज्यादा अच्छा है ना। मतलब वो अभी कदम नहीं रखे इंडस्ट्री में, शुरू नहीं किए कुछ करना, लेकिन कैरियर को लेकर इतने सीरियस रहते हैं, इतने कंसर्न रहते हैं कि, है ना, कि उन्हें बड़ा डाउट सा रहता है कि अगर मैं ग्रेव्योर में जाऊंगा तो क्या होगा, इसका फ्यूचर है, ऑफसेट में फ्यूचर है कि नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, कुछ आप बताना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप डिप्लोमा पास करते ही एकदम करियर के बारे में सीरियस हो जाएं, या फिर एकदम बिल्कुल पैसा कमाने के उसमें हो जाएं, या फिर बिग पोजीशन के चक्कर में पड़ जाएं। पहले आप उस इंडस्ट्री से इंट्रोडक्शन करिए। आप कहीं पे भी आपको मिले, आपको डिजिटल मिले, फ्लेक्सो मिले, ऑफसेट मिले, ग्रेव्योर में, को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको पहले उस प्रोसेस को जानना है, उस इंडस्ट्रीज को जानना है, चीजें कैसे होती हैं। और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि मतलब किसी में लॉस है, किसी में बहुत ज्यादा नुकसान है, किसी में बहुत ज्यादा फायदा है। सब जगह अपने अच्छे प्रोसेस पे हैं। अगर आप मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉपर फिक्स है उनका कितना देना है किसको। अगर आप अच्छा काम करते हैं 2-3 साल में तो आपको अच्छी पोजीशन मिल जाएंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगर आप ऑफसेट भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी अच्छा स्कोप है, उसके भी ऑफसेट पैकेजिंग भी होती है, ऑफसेट आपका न्यूज़पेपर भी होता है,
तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप न्यूज़पेपर में भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर भी लगे रहे, चेंज करिए एक दूसरे को। अभी आप 2 साल यहाँ पे वर्क कीजिए, फिर 2 ईयर अनदर जगह अपना, तो ये अगर ऐसे से आप चेंज करेंगे या फिर आप अपना फोकस करेंगे वर्क पे, तो आपका भी उसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। गेब्योर का भी प्रोसेस अच्छा है, गेब्योर भी पैकेजिंग की काफी बड़ी प्रोसेस है, तो उसमें भी आपको अच्छा स्कोप है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्टिंग से सीखिए, सब कुछ करिए, फिर आप धीरे धीरे ग्रोथ करते रहिए, क्योंकि आपको धीरे धीरे ग्रोथ होगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अचानक से ग्रोथ हो जाए तो नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। और आपका जो भी फ्लेक्सो है, फ्लेक्सो का भी काफी अच्छा स्कोप है। तो मतलब हर चीज की इंडस्ट्री है हमारे भारत में, तो और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारी है, हर जगह आपको मिलेंगी। ऑफसेट हो गया, गेब्योर तो काफी लेस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी जगह से, तो फ्लेक्सो का ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि गेब्योर है तो मतलब उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर प्रिंटिंग है तो उसमें बहुत सारे लेमिनेशन है, स्प्लिटिंग है, पाउचिंग है, और उसका सिलेंडर कहीं न कहीं से बन के आएगा, तो आपको उसमें भी जा सकते हो आप। उसकी मार्केटिंग भी होनी है, उसका तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो मतलब एज ए डिजाइनर। हजारों हाँ, लाखों बहुत लाखों सारे, जॉब हाँ, भरी पड़ी है। लाखों, बस हाँ, आप भरी पड़ी है। डिप्लोमा करो, बस आप, बीटेक करो, हाँ, प्रिंटिंग में आओ तो सही, कदम तो रखो प्रिंटिंग में, फिर आओ तो प्रिंटिंग की सही, दुनिया में वही देखो तो। कितनी जॉब है। हाँ, अपनी स्किल्स तो बढ़ाओ, अपना एक प्रॉपर एक वे तो करो कि हाँ आपको क्या चीज आता है। हम्म। अगर आपको उस चीज में प्रॉपर नॉलेज है तो आपको कोई नहीं मना करेगा कि नहीं यहाँ पैसा है। आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम्म। आपको गेब्योर में नहीं अच्छा लग रहा है, आप डिजाइन ज्वाइन कर लो, 1-2 साल में आप डिजाइन सीख सकते हो। आप हम्म। डिजाइन नहीं अच्छा लग रहा है, मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। हम्म। मार्केटिंग नहीं अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। हम्म। बट आप चूज तो करो, आपको अच्छा क्या लग रहा है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको फिक्स क्या करना है, किसमें आपको आगे बढ़ना है। हाँ, चलिए। थोड़ा सा प्रोडक्शन है, वर्क हार्ड जो है, बट वो आप करोगे नहीं तो आपको कैसे होगा, आप उस चीज के बारे में कैसे जानोगे। धीरे धीरे अगर आप डेवलप कर गए, आप अच्छे पोजीशन पे हो गए, तो फिर आपको तो उस प्रोसेस को बस स्टैंडर्ड मेंटेन बनाए रखना है, बाकी तो सब चीज ऑटोमेटिक होता रहता है। चलिए, तो बड़ा ये सब अच्छा सारी लगा चीजें हैं। आपसे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करते रहेंगे ना, हम लोग 5 घंटे तक लगातार प्रिंटिंग पे बातें करेंगे, वो खत्म नहीं होने वाला हाँ, है ना। खत्म नहीं होगा, प्रिंटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम लोग बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। एक प्रोसेस को पकड़े, सिर्फ ग्रेवियर प्रिंटिंग, और आपने देखा कि हाँ घंटों, लगभग आधे 1 घंटे जो भी टाइम लगा, हाँ, और अभी बातें खत्म हुई, नहीं हुआ, अभी हाँ, 10% भी डिस्कशन नहीं खत्म हुआ। नहीं हुआ, अभी और ये बहुत ही। हाँ, आप लोगों पे डिपेंड बिल्कुल करता बिल्कुल है बिल्कुल। कि अगर आप लोग बोलोगे तो हम हाँ लोग इसको फिर से अभी नेक्स्ट सेशन करेंगे कंटिन्यू इसको। और अभी हाँ, जो संभावना, अभी हमने बिल्कुल टेट्रा बिल्कुल। पैक के बारे में डिस्कस नहीं किया अभी जो, हाँ हाँ, है ना। टेट्रा पैक हमारे यहाँ जो मेन प्रिंटिंग होती है टेट्रा पैक की होती है। हाँ, हमारे तो यहाँ सॉफ्टेड इसको भी हम सिलेंडर लोग बनते हैं, हॉलो भी बनते हैं। इसको हम हाँ, लोग, और अभी अगले हमने सेशन में करते हैं। होलोग्राफी का भी नहीं बताया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ हम लोग बिल्कुल, बहुत सारी फिर चीजें हैं। नेक्स्ट सेशन का भी चालू करेंगे। यहाँ पे एक नेक्स्ट बहुत ही सेशन, इंटरेस्टिंग बिल्कुल चीज, बिल्कुल। और अभी हमने आपकी ऑटोबायोग्राफी जो एक होता है स्ट्रगल लोगों का, 10th से लेके हाँ, 9th से लेके, वो भी बचा है, उसको नाइस हम हो। लोग इसमें, हाँ, वो भी काफी है ना। बहुत डिस्कस सारी चीजें करेंगे। बची है, हाँ, बहुत। अभी तो सैलरी भी नहीं बताई बिल्कुल इन्होंने। बिल्कुल। सैलरी को तो हम अगले वाले सेशन हाँ, में रखेंगे, किसी की जब यू फ्लैक्स पे थे बिल्कुल तो कैसी बिल्कुल। लाइफ थी, सैलरी क्या थी, फिर हाँ वहां पे गया कैसा इंक्रीमेंट हाँ, का होना, है ना। सारी बिल्कुल चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम लोग कवर बहुत सारी करेंगे। जर्नी है अभी। तो संदीप जी, आपका हाँ बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आप चैनल पे आए, आपने अपना टाइम हाँ दिया, लोगों को बताया, सिखाया, बिल्कुल। समझाया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। लास्ट में संदीप जी आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज इन लोगों से जो भी कहना हो, वो कुछ एक टिप्स ट्रिक्स जो होती है बिगनर्स के लिए, या कोई हाँ एडमिशन लेना चाहे प्रिंटिंग में, तो कुछ 1-2 लाइन में जो आप कहना हाँ, चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रिंटिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको भी नहीं पता है, वो बिना डाउट के, बिना किसी शक के अपने फ्यूचर को एकदम अच्छा रख सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटेक्निक करें और एडमिशन लें, और NRIPT का नाम रोशन करें, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें। और चलिए, काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और और चैनल के लिए अगर कुछ बाकी बोलना अच्छी अच्छी चाहे तो कंपनी। आप चैनल के लिए भी बोल दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये काफी अच्छा चैनल है, और मेरे क्लासमेट भी हैं दीपक जी। तो आप इनको, इनका जो चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जितना हो सके। और अगर ये इस तरह से लोगों को नॉलेज करेंगे तो मतलब काफी अच्छा है। ये लोग इससे जागरूक होंगे, लोगों को प्रिंटिंग के बारे में काफी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि क्या चीज है, कैसे है, क्या है, सबको सब कुछ अच्छा पता चलेगा। और इनका हमेशा सपोर्ट करें। तो बहुत और बहुत मैं तो एज शुक्रिया, ए बैचमेट ही हूँ, तो मुझे हाँ, ओके, थैंक यू सो मच ठीक है, आपका थैंक यू। आने के लिए।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।